राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप 10th के विद्यार्थी हैं? क्या आप 11th के विद्यार्थी हैं? या फिर आप 12th के विद्यार्थी हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ऐसा आधारभूत टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन के या आपके सिलेबस के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे टॉपिक हैं जिसके क्वेश्चंस को बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सहायता से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो आप ध्यान से देखिए, सीखिए और समझिए। साथ ही साथ इस पर दिए जाने वाले क्वेश्चंस का अभ्यास करिए ताकि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेहतर हो सके। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। परमाणु के कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित 3 सिद्धांत के सहायता से लिखा जाता है। आप अफबाउ सिद्धांत के द्वारा लिख सकते हैं, बोर-ब्यूरी सिद्धांत के द्वारा लिख सकते हैं, हुंड सिद्धांत के द्वारा लिख सकते हैं। ये 3 सिद्धांत हैं हमारे पास जिसके सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आए उससे पहले हमें एटम के स्ट्रक्चर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो एक नजर हम एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर डालते हैं। ये एटम का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर डालते हैं और इससे कुछ बातें निकालकर सामने लाते हैं। ये जो आप बिल्कुल मिडिल में पॉइंट्स देख रहे हैं, इसको आप नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, यानी परमाणु के नाभिक में क्या होगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होगा। जबकि ये सभी कक्षा है जिसको आप अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से देख रहे हैं, KLMNOPQRST। जहां तक आवश्यकता पड़ेगा इन फ्यूचर हम बढ़ा सकते हैं। तो ये कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और ये सबका सब SPDF ये सब उप कक्षा है। अब अकॉर्डिंग टू बोर-ब्यूरी सिद्धांत, बोर-ब्यूरी के सिद्धांत से पता चला था कि परमाणु के किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी कक्षा में। हम बात करें पहला कक्षा की, K कक्षा की, तो देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमने लिख रखा है। L कक्षा की बात करें तो 2 गुना 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8। देखिए L में 8 इलेक्ट्रॉन है। M कक्षा की बात करें, ये तीसरा कक्षा है, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर हो जाएगा 18। देखिए तीसरा कक्षा में हमने 18 इलेक्ट्रॉन लिख रखा है। चौथा N 2 गुना 4 का स्क्वायर मीन्स 32। चौथा कक्षा में हमने 32 इलेक्ट्रॉन्स लिख रखा। अभी हमें इतना आना चाहिए। आगे हम और भी कक्षा की पॉसिबिलिटीज देखेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे क्या इसके अलावा और भी उपकक्षा संभव हो सकता है फ्यूचर में। तो इस बात के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पहले हमें इस उपकक्षा के ऊपर अध्ययन कर लेना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला कक्षा में एक उपकक्षा है S, दूसरा कक्षा में 2 उपकक्षा है SP, तीसरा कक्षा में 3 उपकक्षा है SPD, चौथा कक्षा में 4 उपकक्षा है SPD और F। अब इसमें उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसी के सहायता से हम अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख पाएंगे। तो क्यों ना एक बार इसे भी समझ लिया जाए। जैसे कि आप देखिए K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और K में एक ही उपकक्षा है S, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? S में होगा, अर्थात S के पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आप दूसरा कक्षा में आइए L में, जिसमें 2 उपकक्षा है S प्लस P, तो S के पास 2 इलेक्ट्रॉन, P मुझे पता नहीं है, तो हमने क्या कर लेना है? S प्लस P बराबर L। L में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? तो 8 इलेक्ट्रॉन। 2 प्लस P बराबर 8, P इक्वल टू कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। तो P में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी प्रकार से इसको जब हम जोड़ेंगे तो 2 प्लस 6 8 प्लस D इक्वल टू 18 मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो D में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर भी इसे भी अगर मैथमेटिकल तरीका से हम सॉल्व करें तो F में
14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो आपको ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि किस उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसी के सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाओ का लिख पाएंगे अफबाओ सिद्धांत के अनुसार। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम कॉलम बनाकर लिख देते हैं। ध्यान रखना है, एस में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पी में हम अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, डी में हम अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और एफ में हम अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इससे कम कुछ भी चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना इलेक्ट्रॉन तक हम डाल सकते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए 3 सिद्धांत है, अफबाओ सिद्धांत, बोर-ब्यूरी सिद्धांत, हुंड सिद्धांत। तो सबसे पहले डिस्कशन जो होगा वो अफबाओ सिद्धांत के ऊपर होगा। जब हम अफबाओ सिद्धांत के ऊपर बेहतर वर्क कर लेंगे, इसे सीख लेंगे, फिर हम आएंगे बोर-ब्यूरी सिद्धांत और हुंड सिद्धांत के ऊपर। तीनों इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का अलग अलग वर्ग होता है, अलग अलग चैप्टर्स में। तो तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आपको आना चाहिए, तीनों ही बेहतर है। तो सबसे पहले हम अफबाओ सिद्धांत की तरफ चलते हैं कि अफबाओ प्रिंसिपल क्या है। अफबाओ जो शब्द है, अफबाओ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अफबाओ शब्द एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी अफबाओ का मतलब होता है क्रमिक व्यवस्था, क्रमबद्ध व्यवस्था, रेगुलर अरेंजमेंट को हम अफबाओ कहते हैं। जर्मनी में इसको अफबाओ बोला जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग टू एक सिद्धांत साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया कि परमाणु के उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में व्यवस्थित रहता है। ये अफबाओ सिद्धांत हो गया, परमाणु के उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में व्यवस्थित रहता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो होगा वो परमाणु के उपकक्षा में बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में होगा। कुल मिलाकर ये कहिए कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकक्षा में जाएगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम है, और सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे हाई है। ये बातें आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हमने तैयार किया उपकक्षा के बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर का क्रम व्यवस्था निम्नवत है, या उपकक्षा के बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर का क्रम निम्नवत है। सबसे कम एनर्जी 1s में होता है, 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को हम 2s में डालेंगे। यही ऑर्डर आपको अपनाना है, ऊपर से लाइन खींचते चलिए, आपको ऑर्डर मिलते चलेगा। फिर इलेक्ट्रॉन 2p में, उसके बाद 3s में, फिर इलेक्ट्रॉन 3p में, 4s में, फिर इलेक्ट्रॉन 3d में, 4p में, 5s में। ये एक ऑर्डर हो जाएगा, इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू आप कर सकते हैं। अर्थात जैसे हमने पहले लिख रखा था 1s, 2s, 3s, फिर आप 2s के सामने 2p, 3s के सामने 3p, 3p में 3p के सामने 3d, फिर देखिए 4s के सामने 4p, 4p के सामने 4d, 4d के सामने 4f। इस क्रम में आप लिख लीजिए और ऐसे लाइन खींच दीजिए, ये आपका रेगुलर व्यवस्था बन के तैयार हो जाएगा। इसी व्यवस्था के अकॉर्डिंग टू हम लोग इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। तो देखिए सबसे कम एनर्जी किसके पास है, सबसे कम एनर्जी 1s के पास हो गया। अर्थात जब किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में डालेंगे, 1s जब फुलफिल हो जाएगा तब 2s में डालेंगे, 2s जब फुलफिल हो जाएगा तो 2p में डालेंगे, 2p जब फुलफिल हो जाएगा तो 3p में डालेंगे, 3s में डालेंगे, 3s जब फुलफिल हो जाएगा तो 3p में डालेंगे, 3p भी जब फुलफिल हो जाएगा तो 4s में डालेंगे, और 4s जब फुलफिल हो जाएगा तो 3d में डालेंगे। यहाँ इसी पॉइंट्स को बेहतर रूप से हमें रिगार्डिंग करके समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए ये सिद्धांत यहाँ पर ये बोल रहा है कि चौथा कक्षा के उपकक्षा से पहले तीसरा कक्षा में एक ऐसा उपकक्षा है जिसका एनर्जी लेवल चौथा कक्षा के पहला उपकक्षा से अधिक है, और वो कौन है, तो 3d है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन पहले 4s में आता है और लास्टली 3d में जाता है। ये चीजें हमें ध्यान रखना है। तो हम यहाँ तक जो कुछ भी अभी देखे हैं इस पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, फिर आगे के सिद्धांत के ऊपर भी हम वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चंस के ऊपर काम करते हैं। हमने कुछ एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और कैसे करके इसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमने ऊपर में लिखा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, अर्थात जब हाइड्रोजन उदासीन अवस्था में होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगा। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का विन्यास हमें एटम का लिखना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में डालेंगे, 1s में डालेंगे। अब 1s में s में कितना इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम डाल सकते हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग टू 2, और हमारे पास है एक ही,
तो हम 1s1 लिखकर छोड़ देंगे। दैट मीन्स ये जो आप शुरू वाला 1 देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है कक्षा को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कक्षा को। और s तो कक्षा है और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। कौन? जो पावर में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दूसरा देखिए हीलियम 2, तो इसमें भी हम 1s2 लिख देंगे। पहला कक्षा के s उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। लिथियम 3, अब देखो अब यहाँ समस्या उत्पन्न होगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है लेकिन हम s में डाल सकते हैं 2 ही, तो हम 2 ही डालेंगे। अब जब ये भर गया तब हम दूसरा में आएंगे जो जिसके पास उससे ज्यादा एनर्जी है। तो 1s से ज्यादा एनर्जी किसके पास है? 2s के पास, 2p के पास भी है, 3s के पास भी है, लेकिन एक ऑर्डर में चलेंगे क्योंकि 2p से कम एनर्जी 2s के पास है, तो पहले 2s में इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। तो 1s2 कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 1, तो 1s2 2s1। फिर आ जाइए बेरिलियम में, बेरिलियम 4 होता है, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो आप क्या करोगे? 2s2 में डाल दोगे। बोरॉन में आ जाइए, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2। अब देखो 1s2 2s2, 2s2 भी भर गया, तो अब किस में आप आना चाहोगे? 2p में, 2p1 डाल देंगे हम ऐसे करके। ऑक्सीजन 8 होता है, 1s2 2s2 2p, 2 2 4 और बचा हुआ है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि 2 2 4 और टोटल 8 है तो 4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं p में हम 4? क्योंकि हमने देखा रूल्स के अकॉर्डिंग टू कि p सब सेल में यानी p उपकक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? तो 6 डाल सकते हैं। नियॉन में आ जाइए, 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 6 10 फुलफिल है, हो गया, पूरा का पूरा भर गया। मैग्नीशियम में आइए, 1s2 2s2 2p6, p भी भर गया लेकिन 10 ही इलेक्ट्रॉन पूरा, जबकि टोटल इलेक्ट्रॉन 12। तो 2p के बाद देखिए क्या है? 3s है। अब 3s में आप इलेक्ट्रॉन को डालिए, 3s 2 2 4 6 10 2 12 फुलफिल हो गया। क्लोरीन 17, 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 10 2 12, 3s भी भर गया, तो 3s के बाद 3p, 12 5 17, तो p में हमें कितना रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा। आर्गन 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिर आ जाओ आप कैल्शियम में, इसी ऑर्डर में लिखते चलेंगे। 20 है, 20 इलेक्ट्रॉन पुराना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब फिर से p भर गया, तो p के बाद देखिए क्या? 4s है और 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पूरा है, और 4s है, 4s हम लिख देते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो 20। ऐसे करके जनरली आप नॉर्मल एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये भी जरूरी नहीं है। कुछ जगह एक्सेप्शंस होते हैं। वो एक्सेप्शंस क्यों होता है? तो वो एक्सेप्शन होता है स्टेबिलिटी के वजह से। ये स्टेबिलिटी क्या है, अस्थायित्व क्या है, तो इसे समझने का प्रयास किया जाए। जैसे अस्थायित्व का ऑर्डर हमने लिख रखा है, अदर यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ना तो फुलफिल हो ना हाफ फिल हो, अदर के कंडीशन में हो तो सबसे कम अस्थायी होता है, अदर से ज्यादा अस्थायी होता है हाफ फिल, और हाफ फिल से ज्यादा अस्थायी होता है फुलफिल। बहुत बार तो हाफ फिल और फुलफिल का अस्थायित्व का ऑर्डर लगभग समान होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन किसी भी कंडीशंस में फुलफिल हाफ फिल से कम नहीं हो सकता, फुलफिल ही ऑलवेज ज्यादा होगा, हाफ फिल कम होगा। उपकक्षा s p d f, s उपकक्षा कब पूरा भरा होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा। p उपकक्षा कब पूरा भरा होगा? जब 6 इलेक्ट्रॉन होगा। d उपकक्षा कब पूरा भरा होगा? जब 10 इलेक्ट्रॉन होगा। और f कब पूरा भरा होगा? जब 14 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब ये सबका सब फुलफिल है, और इसका आधा हम कर देंगे तो हाफ फिल है। इस दोनों को छोड़कर रेस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बच जाएगी वो अदर कहलाएगा। ऐसे सिचुएशंस में हमें स्टेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है, अस्थायित्व का ध्यान रखना पड़ता है। कहां कहां हम अस्थायित्व का ध्यान रखेंगे, तो हमने 2 नोट पॉइंट्स करके लिखा है, वो देखिए। यहाँ पर आपको अस्थायित्व का ध्यान रखना है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट्स का लिख रहे होंगे और सिचुएशन ऐसा हो जाए NS2 N-1 D4, तो
ऐसा हम नहीं लिखेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे। किसमें इंटरचेंज करेंगे सर? तो इसको इंटरचेंज करेंगे सर NS1 N-1D5, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा तो उससे होगा क्या? तो अभी देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल है, D में 4 इलेक्ट्रॉन है, D में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 फुलफिल भी नहीं है, हाफ फिल भी नहीं है, 4 है क्या? अदर है। तो इस अदर को हम हाफ फिल या फुलफिल में लाना चाहेंगे, तो फुलफिल में तो आ नहीं सकता। अगर S ने एक इलेक्ट्रॉन D को दे दिया तो ये 5 हो जाएगा, मतलब ये भी तब हाफ फिल और ये भी हाफ फिल। तो 2 हाफ फिल जो है वो एक फुलफिल प्लस अदर से ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये कम अस्थाई है और ये अधिक अस्थाई है। तो ध्यान रखना है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है तो उसको ऐसा नहीं लिखना है, इंटरचेंज करना है। किसमें? NS1 N-1D5 में। क्यों इंटरचेंज करना है? क्योंकि ये अधिक अस्थाई है और ये कम अस्थाई है, ये बातें भी ध्यान रखना। अब दूसरा स्थिति में आइए, NS2 N-1D9, ये देखिए फुलफिल है और ये अदर का सिचुएशन है। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन, S का एक इलेक्ट्रॉन इसको इंटरचेंज हो जाए तो देखिए NS1D10 हो जाएगा, मतलब ये हाफ फिल और ये फुलफिल। अभी क्या है? अभी एक फुलफिल है और एक अदर है। अगर हमने इसको इंटरचेंज करके ऐसा लिख दिया तब ये क्या हो जाएगा भाई? तो तब ये हो जाएगा सर, ये एक हाफ फिल और एक फुलफिल, तो ये ज्यादा अस्थाई है, ये कम अस्थाई है। तो दोनों सिचुएशंस में आपको ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जनरली जब आप 40 एटॉमिक नंबर तक वाले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ऐसा केवल 2 तत्वों में आता है। वो कौन कौन सा है हम डिस्कस कर लेते हैं, कि आफ्टर आप उसके बाद वाले एलिमेंट्स में भी इजीली लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप सीख चुके होंगे। तो चलिए हम उसे भी लिख लेते हैं और साथ ही साथ देख लेते हैं कि वह 2 एलिमेंट्स कौन कौन है। पहला एलिमेंट क्रोमियम है जिसका एटॉमिक नंबर 24 है और दूसरा एलिमेंट कॉपर है जिसका एटॉमिक नंबर 29 है। क्रोमियम का हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो सबसे पहले आप 1s में डालो 1s2, फिर 2s में डालो 2s2, फिर 2p में डालो 2p6, फिर 3s में डालो 3s2, फिर 3p में डालो 3p6, फिर 4s में डालो 4s2, फिर 3d में डालो 3d4। देखो 24 पूरा हो गया। 24 तो पूरा हो गया, बट ये नोट कंडीशन 1 को फुलफिल कर रहा है। अर्थात अगर हम ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर छोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये कम अस्थाई है। तो इसको अधिक अस्थाई बनाने के लिए इसको हम फिर से इंटरचेंज करेंगे। क्या इंटरचेंज करेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। अब बहुत बार इसे सेल ऑर्डर में भी लिख दिया जाता है, मतलब ये तो सही है ही है, इसको हम सेल ऑर्डर में लिखते हैं। सेल ऑर्डर क्या? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1, ये सेल ऑर्डर है। तो सेल ऑर्डर कैसे है? देखिए, ये पहला कक्षा है, ये दूसरा कक्षा है, ये तीसरा कक्षा है और ये चौथा कक्षा है। यही है सेल ऑर्डर। इसमें क्या था? पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, बीच में चौथा कक्षा घुस गया था, फिर तीसरा आया था। तो जब हम व्यवस्थित लिख देते हैं कक्षा के क्रम में तो ये सेल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। उसी प्रकार से आइए आप कॉपर में। कॉपर देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। चूंकि यहाँ तक 20 होता है और d में 9 लगा देंगे तो 29 हो जाएगा। लेकिन ये भी देखिए ये किसको फुलफिल कर रहा है? तो ये नोट पॉइंट सेकंड को फुलफिल कर रहा है। अर्थात ऐसे करके हम लिखकर छोड़ देते हैं तो ये भी निश्चित रूप से गलत होगा। इसको हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। किसमें? तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया। इसको भी अगर आप सेल ऑर्डर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s1। देखो ये पहला सेल हो गया आपका, ये दूसरा सेल एटम का हो गया, ये एटम का तीसरा सेल हो गया और ये एटम का चौथा सेल हो गया। तो कुल मिलाकर आप ऐसे करके अफवाहों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कम से कम 1 से लेकर 40 तक
कि सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफवाहों के रूल्स के अकॉर्डिंग टू लिख कर देखिए, और अगर कहीं समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि उसका सॉल्यूशन हम करके आपको बतला सके, आप सीख सके। क्योंकि इसके क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में, बोर्ड एग्जामिनेशन में तो पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ ये बहुत सारे टॉपिक का हेल्पिंग टॉपिक है, यानी ये चीज़ें अगर आपको बेहतर रूप से आएगा तो बहुत सारे टॉपिक को आप बेहतर तरीका से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम करके देखते हैं कि इस पर किस प्रकार के क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जामिनेशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखा जाए इसके क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें से कौन है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप घबराइएगा मत, ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखकर बतलाना है कौन है, मतलब सबसे लास्ट में क्या आएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना, 8। आप 1s2 2s2 2p4 लिखते हो, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो लास्ट में देखिए क्या है, 2p4 है। 2p4 कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, नहीं बी सही है, तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे करके आपको बतलाना। उसी प्रकार से दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 3s1 निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब 3s1 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते रहेंगे और 3s1 पर जाकर स्टॉप करेंगे, उसके बाद एटॉमिक नंबर काउंट कर लेंगे, एटॉमिक नंबर से एटम का पता चल जाएगा। कैसे, देखिए दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। 3s1 1s2, हमको 3s1 तक चलना, 2s2 2p6 3s1 आ गए, हम 3s1 तक पहुंच गए। अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल, 2 2 4 6 10 1 11। एटॉमिक नंबर 11 है, और एटॉमिक नंबर 11 किस एलिमेंट का होता है, तो सोडियम का होता है। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस तरह का क्वेश्चंस जनरल कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन है, क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। क्रोमियम, क्रोमियम तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आप देख लीजिए। Cr24 अभी जस्ट आपने लिखा था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये 24 पूरा हो जाएगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये गलत है। तो ये गलत कैसे है, क्योंकि ये फुलफिल है और ये अदर है, तो इसको हाफ फिल करना होगा और इसको हाफ फिल करना होगा। मतलब इसे हम लिखेंगे 4s1 3d5। ऐसा ऑर्डर जहां आपको मिले सही है, ऐसा ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर में भी आपको मिल सकता है, 3d5 4s1। ये ऑर्डर आप ढूंढिए कि कौन सा ऑप्शन आपका फुलफिल करता है इस ऑर्डर को। तो ऑप्शन नंबर सी फुलफिल करता है, ये भी सही हो गया आपका सी नंबर। आइए चौथा क्वेश्चन जिंक, जिंक का ईसी क्या होगा, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। क्या आप जिंक का परमाणु संख्या जानते हैं, जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शंस में कि जिंक का परमाणु संख्या क्या है। जिंक का परमाणु संख्या 30 हो गया। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देखिए ये आ गया जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 3d10। हो सकता है हमारा आंसर ऐसे नहीं होकर ऑप्शन हमें ऐसे मिले, 3d10 4s2 ऑर्डर में भी मिल सकता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए ऑप्शन सही हो गया। उसी प्रकार से ये पांचवा क्वेश्चन है 4s2 3d6 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको आप खुद से बनाइए और कमेंट सेक्शंस में लिखिए जरूर कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्वेश्चंस हमने आपके लिए छोड़ दिया, और निश्चित रूप से आप 1 से 40 तक के परमाणु संख्या के ऊपर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखिए, बनाइए, सीखिए, और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स हो उसे कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिए।